नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी कोचिंग विधि जुडिशल एकेडमी में। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी सेक्शन नंबर 394 CRPC which has now become section number 435 BNSS. Is there any change? No change at all except of the sections. 394 को अब चेंज कर दीजिए, 394 CRPC now change it to 435 BNSS कर दीजिए। और फिर सेक्शंस के मेन बॉडी में पहले सेक्शन से 377 378 CRPC में उसकी जगह मेंशन हो गया है 418 एंड 419। तो केवल सेक्शंस के एडजस्टमेंट है, बाकी कुछ नहीं है। दोस्तों क्लास स्टार्ट कीजिए। प्लीज सी दिस सेक्शन 394 एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। हेडिंग से ही कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, हेडिंग से। जैसे सी दिस क्वेश्चन, which of the following sections of the code of criminal procedure deals with the abatement of the appeals? अबेटमेंट को हिंदी में बोलते हैं उपशमन, मीन्स कमिंग टू जीरो। जब प्रोसीडिंग जीरो हो जाए, अपील कम्स टू जीरो, अपील नलीफाइज, अपील की प्रोसीडिंग खत्म हो गई, उसको बोलते हैं अबेटमेंट। समझ में आ रही बात आपको? तो कौन से सेक्शन को डील करता है? सेक्शन इज 394। पहला क्वेश्चन बहुत आसान है, कर लेंगे आप लोग, इतना तो कर ही लेंगे प्रीलिम्स के लिए। नाउ कम टू सेकंड। Every appeal under section 377 और section 378, 377 का मतलब यह है कि अपील फॉर एनहेंसमेंट ऑफ पनिशमेंट, और 378 हुआ अपील अगेंस्ट एक्विटल, शैल फाइनली अबेट ऑन द डेथ ऑफ द एक्यूज। आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि अबेटमेंट कब होगा, इफ द अपील इज फाइल्ड अंडर सेक्शन 377 और सेक्शन 378। व्हेन अपील इज फाइल्ड अंडर सेक्शन 377 और 378, तो अबेटमेंट कब होगा? ऑन द डेथ ऑफ द एक्यूज, यदि एक्यूज मर जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, तो अपील फाइनली अबेट हो जाएगी। इसको देख लीजिए क्यों ऐसा। 377 क्या है? अपील बाय द स्टेट गवर्नमेंट अगेंस्ट सेंटेंस, यही है 377। एंड दिस इज 378, अपील इन केस ऑफ एक्विटल। In both cases, what is common? In both cases, state is the appellant. Appellant is state, and the accused is respondent in this case. वही एक्विटल, उसका एक्विटल हो गया था, फिर जवाब देने के लिए आएगा वो। उसको कम पनिशमेंट मिला था, आप उसका पनिशमेंट बढ़ाना चाहते हैं। अब वही व्यक्ति मर जाए, तो फिर किसकी सजा बढ़ाओगे आप? 377 का मकसद क्या था? कि सजा बढ़वाना। अब जब बेचारा मर गया, तो फिर काहे की सजा बढ़ाओगे? जिस व्यक्ति को आप सजा दिलाना चाहते हो, अगर उसी की मृत्यु हो गई, तो फिर उस प्रोसीडिंग का, उस अपील का पर्पज, द वेरी पर्पज इज फ्रस्ट्रेटेड। देयरफॉर दिस इज द प्रोविजन, व्हाट? एवरी अपील अंडर सेक्शन 377 और सेक्शन 378 शैल फाइनली अबेट ऑन द डेथ ऑफ द एक्यूज्ड। कर लेंगे आप, वेरी सिंपल, लॉजिकल है। तो ये कब याद रहेगा आपको? जब आपको 377 याद रहे, 377 378 याद रखेंगे और इस स्लाइड को याद रखेंगे, तो आराम से कर लेंगे, फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। व्हाई? इन बोथ केसेस स्टेट इज अपीलेंट, द पर्पज वाज टू पनिश हिम, द एक्यूज्ड, द पर्पज वाज टू एनहेंस हिज सेंटेंस, बट व्हेन ही हिमसेल्फ डाइज, then appeal goes, the very purpose of filing appeal goes then, therefore it is finally abatement. They shall finally abate on the death of the accused. I hope you got it now. कर लेंगे, आसान लगा ये तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। every other appeal means appeal other than 377 और 378 under this chapter except an appeal from a sentence of fine shall finally abate on the death of the appellant. एवरी अदर अपील, एवरी अदर अपील कब अबेट हो जाएगी? अबेट ऑन द डेथ ऑफ द अपीलेंट। फिर समझिए, और कौन सी अपील लगी? अपील अगेंस्ट कन्विक्शन। 374 वही तो आएगी। अब देखिए, इसको देखिए आप, दिस स्लाइड इज फॉर यू। 377 378 का रूल ये था कि एवरी अपील अंडर सेक्शन 377 और सेक्शन 378 शैल फाइनली अबेट ऑन द डेथ ऑफ द एक्यूज। ये हम पढ़ चुके हैं। अदर अपील्स कौन सी बची है अब? 373 अपील फ्रॉम ऑर्डर्स रिक्वायरिंग सिक्योरिटी, 374 अगेंस्ट कन्विक्शन,
379 अपील अगेंस्ट कन्विक्शन बाय हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस, है कि नहीं है? तो ये वाली अपील कौन फाइल करेगा? जो अगेन एक्यूज आएगा, जिसका कन्विक्शन हो गया वो आएगा, चाहे हाई कोर्ट ने किया हो या किसी सेशन कोर्ट ने किया हो, कोई एक्यूज इज कमिंग एज ए अपीलेंट नाउ कि मेरा कन्विक्शन गलत हुआ, मुझसे सिक्योरिटी गलत ली गई, है कि नहीं है? अब वही मर जाए, जिस व्यक्ति ने चलाई प्रोसीडिंग्स वही मर जाए, तो अपील खत्म हो जानी चाहिए। तो दिस इज अबेट ऑन द डेथ ऑफ द अपीलेंट। तो कंफ्यूजन सिर्फ यहां पर होता है कि ध्यान कर लेना कौन सी अपील में है, वहां पर प्रीलिम्स में एग्जामिनर साहब आपको कहां कंफ्यूज करेंगे, एक्यूज्ड, डेथ ऑफ द एक्यूज्ड पर अबेट होगी या डेथ ऑफ द अपीलेंट पर होगी। तो यू विल हैव टू सी विच अपील। ऑप्शन क्या होगा, ये देंगे अपील अंडर सेक्शन 377 और 378 विल फाइनली अबेट ऑन द डेथ ऑफ द एक्यूज्ड और ऑन द डेथ ऑफ द अपीलेंट। तो अब यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है आपको, तो बारीकी से देखना कि कौन सी अपील के अबेटमेंट की बात कर रहे हैं। इन केस ऑफ 377 378 इट इज एक्यूज, इन अदर केसेस इट इज द अपीलेंट। सही है? अगेन दोबारा पढ़ते हैं, फिर इसमें दूसरी बात क्या है। सेकंड पार्ट, सेकंड क्लॉज, एवरी अदर अपील अंडर दिस चैप्टर शैल फाइनली अबेट ऑन द डेथ ऑफ द अपीलेंट। ये बात तो समझ में आ चुकी, लेकिन ये जो लिखा है ब्रैकेट में, एक्सेप्ट एन अपील फ्रॉम ए सेंटेंस ऑफ फाइन। If this sentence is of fine, okay, then appeal does not abate. Why? फाइन हुआ था। देखिए क्या है, एवरी अदर अपील कौन सी हुई है, यानी कि अपील अगेंस्ट कन्विक्शन। अगर फाइन क्या हुआ था, अगर सेंटेंस क्या था, फाइन था, जुर्माना भरा जाना था, तो भैया जुर्माना तो तुम्हारी जो तुम छोड़ के गए हो ना संपदा, तुम मर जाओगे तो भी तुम्हारी प्रॉपर्टी से वसूला जा सकता है। समझेगी नहीं? तो इसीलिए एक्सेप्ट एन अपील फ्रॉम ए सेंटेंस ऑफ फाइन। सही है? तो एन अपील फ्रॉम ए सेंटेंस ऑफ फाइन डज नॉट अबेट। कर लेंगे आप? अब समझ लीजिए अगला, इसका जो एक्सप्लेनेशन है, यहां से क्वेश्चन आता है कई बार। प्रोवाइडेड दैट वेयर द अपील इज अगेंस्ट कन्विक्शन, कौन सी अपील? अपील अगेंस्ट कन्विक्शन एंड सेंटेंस ऑफ डेथ और इम्प्रिजनमेंट। और उसमें क्या सेंटेंस मिला हुआ है, या तो डेथ पेनल्टी मिली हुई है या आपको जेल की सजा हुई है, यानी कि इम्प्रिजनमेंट हुआ है आपको। फाइन की बात नहीं कर रहे हैं यहां पर। प्रोवाइडेड वेयर अपील इज अगेंस्ट कन्विक्शन, यानी कि एक व्यक्ति को कन्विक्शन हुआ है और वह व्यक्ति अब अपील में गया है, उसको या तो डेथ पेनल्टी मिली थी या उसको जेल की सजा मिली हुई थी। समझ में आ गई बात आपको? कब की बात कर रहे हैं? एंड द अपीलेंट डाइज, एंड द अपीलेंट डाइज, तो क्या होगा? इट कैन अबेट, हम लोग पढ़ चुके हैं सेकंड उसमें, लेकिन क्या कह रहे हैं, एनी ऑफ हिज नियर रिलेटिव मे विद इन 30 days ऑफ द डेथ ऑफ द अपीलेंट अप्लाई टू द अपीलेट कोर्ट। तो 30 days को प्लीज हाईलाइट कर लीजिए। फॉर द लीव टू कंटिन्यू द अपील एंड इफ अपील इज ग्रांटेड द अपील शैल नॉट अबेट। इट मीन्स उसके जो नियर रिलेटिव्स हैं, इस टर्म को समझ लीजिए, नियर रिलेटिव्स हैं, वो यदि चाहें उस अपील को कंटिन्यू करना तो वो अपील को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको कि एक व्यक्ति जिसको सजा हुई थी वो अपनी सजा को खत्म कराने के लिए, एक्विटल कराने के लिए अपील में गया, अब वो मर गया, तो रिलेटिव क्यों चलाएंगे उस केस को? सी, तो क्लियर नेम तो है ही है, लेकिन समटाइम्स इट में हैपन कि आपके कन्विक्शन पर बहुत कुछ आपके फंड्स आपके रुके पड़े हैं वहां पर। यू आर गवर्नमेंट सर्वेंट, आपकी प्रॉपर्टी अटैचमेंट हो रखी है, आपकी सारी पेंशन फंड रुके पड़े हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। वो तभी मिलेंगी आपको, क्लियर होंगी जब आपका कन्विक्शन से आपका नाम हटेगा। अब व्यक्ति तो मर गया, उसके पर्सनल सारे दुख तो खत्म हो गए, वो चला गया अपना, लेकिन परिवार को उसका नाम से पे जो कलंक लग गया उसको भी धोना है, और जो इकोनॉमिक और जो अदर जो चीजें उस पर डिपेंडेंट हैं
उसमें भी उनके इंटरेस्ट हैं। तो अगर ऐसी स्थिति है तो एक राइट मिला हुआ है कि ऐसा नहीं कि अपीलेंट अगर मर गया तो सब कुछ खत्म हो गया। उनके जो नियर रिलेटिव्स हैं वो उस केस को, उस अपील को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन कंटिन्यू कब करेंगे? व्हेन विद इन 30 days ऑफ द डेथ दे अप्लाई टू द अपीलेंट कोर्ट फॉर लीव टू कंटिन्यू द अपील। दे विल हैव टू सीक द परमिशन ऑफ द अपीलेंट कोर्ट और टाइम इज व्हाट? 30 days। तो इस टाइम पीरियड पर क्वेश्चन आता है कि कितने दिन के अंदर उनको अपील कंटिन्यू करने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, विद इन 30 days। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द नियर रिलेटिव्स, व्हाट डू यू मीन बाय द नियर रिलेटिव्स, और उसको समझाने के लिए यहां पर एक्सप्लेनेशन जाइए। इन दिस सेक्शन नियर रिलेटिव्स मींस पेरेंट्स, स्पाउस, लीनियल डिसेंडेंट्स, ब्रदर और सिस्टर। तो इन टर्म्स को याद कर लीजिए कि व्हाट डू यू मीन बाय द नियर रिलेटिव्स इन दिस सेक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय द नियर रिलेटिव्स। समझ आई बात आपको? सो सेक्शन 394 abatement of the appeal, two sub clauses, one is for 377 378 that appeal can finally abate on the death of the accused. In other appeals appeal will finally abate on the death of the appellant। आई बात समझ में? लेकिन it should not be against sentence of fine। सही है? और नियर रिलेटिव चाहे तो विद इन 30 days इन सब्सिक्वेंट केस वो उस अपील को कंटिन्यू कर सकते हैं। नियर रिलेटिव्स का मतलब होता है पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, स्पाउस, लीनियल डिसेंडेंट्स। तो इस तरीके से जो पिक कर लीजिए उन चीज़ों को। एग्जैक्ट लैंग्वेज याद करने की जरूरत नहीं है आपको, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा। कर लेंगे आप ये? तो दिस इज 394। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा? कैसे चलेगा पता बताइए? उसके लिए आप थोड़ी सी तो मेहनत कर सकते हैं ना, एक कमेंट लिख सकते हैं बस आप। ये वीडियो को लाइक कर सकते हैं और बहुत दिल खुश हो गया तो शेयर कर सकते हैं। देखिए बाकी मैं आपको सिखाता रहता हूँ, आपको लॉ सिखाता हूँ और बहुत सारी चीज़ सिखाता हूँ। आज फिर एक ट्रिक देके भेज रहा हूँ आपको मैं। आप हमेशा MCQ सॉल्व करते हैं, MCQ सॉल्व करने का तरीका मैक्सिमम स्टूडेंट्स का मैंने गलत पाया है। क्या तरीका है? आपने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व किया, उसका आंसर आपको आता हो या नहीं आता हो, यू नीड टू क्रॉस चेक एट ऑलवेज विद द बेयर एक्ट और योर टेक्स्ट बुक। उसके आंसर को आप वेरीफाई कीजिए, गो टू योर बेयर एक्ट, वहाँ पर मार्क कीजिए यहाँ से मैंने क्वेश्चन देखा है। इफ द आंसर इज नॉट फ्रॉम द बेयर एक्ट देन यू शुड गो टू द टेक्स्ट बुक, यू शुड गो टू द नोट्स एंड मार्क द पोर्शन फ्रॉम वेयर यू गॉट द आंसर। You try to do that and you will experience yourself कि आपका जो level of knowledge है वो जो efficiency के level है वो काफ़ी बढ़ गया है। You do it. Generally students don't do that, but I expect Vidhi Judicial Academy students will definitely do that. So, bye bye.